नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम FTI हल्द्वानी में होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय कर योग दिवस को सफल बनाएंगे। उन्होंने योग प्रशिक्षक को नियुक्ति करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 21 जून को जो है वो योग दिवस के अवसर पर FTI हल्द्वानी में लगभग 2000 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी प्रदेश के CM पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और साथ ही उन्होंने शिक्षा महकमे के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे प्रतिभाग लें और ताकि वे योग के बारे में जानें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम हल्द्वानी में होना है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऑनरेबल CM साहब इसमें आएंगे। उसकी तैयारियों के लिए आज बैठक हुई है। सभी विभागों से इसमें वार्ता की जा रही है। सर, किसी प्रकार से कार्यक्रम रहने वाले हैं जिले भर में, और हल्द्वानी की बात किया तो CM साहब किस जगह पे आने वाले हैं और सरकारी कार्यक्रम FTI में हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा और इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बैठक के द्वारा उनको निर्देशित किया जा रहा है और जिम्मेदारियां तय की जा रही है कि किस तरह से इसको एक सफल आयोजन किया जाए। ऐसा पूरे जिले भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, तो अनुमानित खर्चा कितना लगभग इसमें आ रहा होगा और किस प्रकार से चीजें इसमें क्या क्या रहने वाली है? अभी इस पे विचार विमर्श हो रहा है। खर्चे के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन ये है कि बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। नहीं, योग दिवस को लेकर जागरूकता है, लोगों को जानकारी है, ये है कि उसको नियमित प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद में कांग्रेस अब आगामी निकाय और साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्जने जो है वो अल्मोड़ा पहुंचे हैं और जहां पर कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर और संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया है। इस दौरान ललित ने यह भी कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरे कुमायूं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी को की जो सोच के अनुसार पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच दिए जाने का भी काम जो है वो किया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ये पहली बैठक है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी के साथ था और फिर उसके बाद लोकसभा के आसन्न चुनाव की वजह से मैं पूरे प्रदेश को समय नहीं दे पाया। तो इस समय पूरे प्रदेश के एक दौरे पर हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने जिला कांग्रेस कमेटी से और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में एक विचार विमर्श है, उस संबंध में लगातार हमारा दौरा चल रहा है। और आज हमने कुमाऊं से इस यात्रा को शुरुआत करी है, हल्द्वानी से, और इस समय अल्मोड़ा के बाद हम लोग चंपावत, पिथौरागढ़। युवाओं को सामाजिक मुद्दों से अवगत कराने और नैतिक जिम्मेदारियों को समझने को लेकर देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सत्र में आपको बताते चले कि तीसरे दिन महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान विधानसभा सत्र के लिए भी बच्चों ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के किराएदारों के साथ में विधायकों की भूमिका निभाई है और सत्र की तरह एक दूसरे से चर्चा करते हुए नजर भी आए। वहीं इस बीच महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा के माध्यम से जो है हमारे बाल विधायक अलग पदों पर रहकर खुद को पहचान सकते हैं और कि वो भविष्य में सामाजिक सरोकार से नेतृत्व करने की क्षमता रख सकते हैं। देखिए, बाल विधानसभा 2014 से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में प्लान इंडिया के सहयोग से बनाई जा रही है और इसके रेगुलर सत्र होते हैं। मेरे आने के बाद हमने इसमें अपनी जो सहभागिता है वो सक्रिय करी और पिछले 2 सालों में हमने ये तीसरा सत्र है, जिसमें से एक सत्र हमने गैरसैंण में बच्चों को लेके गए। हमारी माननीय स्पीकर महोदया इन बच्चों के साथ 2 दिन रहीं। उन्होंने वहाँ पे भ्रमण कराया और इन बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे दूत का काम किया है, क्योंकि बहुत कम जगहों पे जहाँ हम जाते थे हमें ज्ञान में आता था कि
कि विजन यदि हम देखें कि बाल विधानसभा का विजन आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा के माध्यम से हमारे बाल विधायक और बाल विधायकों में जब वो अलग अलग पदों पे, चाहे वो मंत्री के पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो, स्पीकर के पद पर हो, या जो भी जिम्मेदारियां उनको इसमें मिली या संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो, स्वाभाविक रूप से हम लोग तो सीधे जैसे कहते हैं कि परिस्थिति जन्य हम लोग निखरते चले गए। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद में अग्निकांड मामले में 5 पीड़ित परिवारों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर अपने स्तर से कंबल, खाद्यान्न सामग्री और फल इत्यादि उपलब्ध कराए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जोशी ने भी बताया कि पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बड़े दुखद घटना है जो पारिवारिक रूप से बेचारे पीड़ित हुए हैं अग्निकांड के। हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है और सबसे बड़ी ऊपर वाले की एक कृपा रही है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करी है और यथाशीघ्र इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई ना कोई धनराशि मुहैया कराई जाएगी। और हमने स्थानीय स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पे एक सूक्ष्म सी इनको मदद करी है, कंबल आदि दे करके और खाद्यान्न वगैरह दे करके। और भविष्य में भी अगर इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी पूरी की जाएगी। और जो इनके विद्युत विभाग का जो नुकसान हुआ है इनका, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको क्षतिपूर्ति मिल सके। ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने नगर निगम के सभागार में बैठक की है। ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्वदलीय संगठनों ने मिलकर ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग सरकार से की है और इस संबंध में विचार विमर्श के बाद में निर्णय भी कर दिया गया। सरकार यदि संगठनों की मांग पर ध्यान नहीं देती तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि आज शहर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने नगर निगम के सभागार में बैठक की है। आपको बताते चलें कि ऋषिकेश को जिला बनाने की जो मांग है वो लगातार तूल पकड़ रही है। मामले में कई संगठनों ने बैठक का भी आयोजन किया जहां पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। दरअसल सरकार को आंदोलन तक की जो चेतावनी है वो दे दी गई है। आपको बताते चलें कि ऋषिकेश में लगातार ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग तूल पकड़ने लगी है, जिसको लेकर कई तरह की बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है और साथ ही सरकार को भी आंदोलन करने की जो चेतावनी है वो दे दी गई है और लगातार ये जो मांग है वो उठ रही है। मामले में कई संगठन जो हैं एक साथ आ गए हैं और सरकार को आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। बंगाली विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलिन बाबू की 23वीं पुण्यतिथि को क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्मृति दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिन बाबू स्मारक स्थल पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया और आपको बताते चले कि वक्ताओं ने भी कहा कि पुलिन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में भी बसे बंगाली समाज के हकूक की लड़ाई को जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया है, इसलिए उनके इस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। बंगाली समाज का गांधी कहे जाते थे और बंगाली समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए उन्हें बंगाली समाज का गांधी कहा जाता है। और उन्होंने एक लंबी लड़ाई बंगाली समाज के उत्थान की लड़ी थी, जैसे बंगालियों को नागरिकता मिले, जाति प्रमाण पत्र मिले और अंतिम समय में बंगालियों के इस क्षेत्र जहां बंगाली बाहुल्य एरिया है, इनका भी तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए वो लड़ते रहे। जैसे उनका एक मेन लक्ष्य था कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण होए और हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, लेडी सर्जन हो, ऐसी तमाम सुविधाओं के लिए आजीवन वो लड़ाई लड़ते रहे। आज
परम श्रद्धेय स्वर्गीय पुलिन बाबू का आज 23वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने बंगाली समाज के लिए अपने अंग वस्त्र भी त्याग कर दिए थे। उनका बलिदान पूरा समाज आज तक भुला नहीं पाएगा और हमारे लिए एक चुनौती है, जिसके तहत बंगाली महासभा की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी अनुसूचित जाति का दर्जा, उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरी ये है कि उन्हीं का नाम लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर कामयाबी को पूर्ण करेंगे। और हमारी कामयाबी जब होगी जब हम बंगाली को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। हरिद्वार में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से गऊ घाट पर छबील का आयोजन किया गया, जहां पर ठंडा शरबत वितरित किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़गा ने भी बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए 12 दिन से निरंतर ठंडा शरबत वितरित किया जा रहा और साथ ही शरबत वितरण कार्यक्रम गंगा दशहरे तक निरंतर जारी रहेगा। खड़गा ने यह भी कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं। भीषण गर्मी का दौर भी जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसे देखते हुए ट्रस्ट के माध्यम से छबील लगाकर श्रद्धालुओं को ठंडा और मीठा शरबत वितरित किया गया है। आपको बताते चले कि गऊ घाट पर छबील का आयोजन किया गया, जहां पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को शरबत बांटा गया और साथ ही लगातार कई दिनों से ये निरंतर सेवा जो है वो की जा रही है। गऊ घाट पर छबील का आयोजन किया गया, जहां पर गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए और प्यास बुझाने के लिए लगातार ऐसी पहलें जो हैं वो की जा रही है और इसी दौरान 12 दिन से निरंतर ये जो सेवा है वो की जा रही। दरअसल आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर शरबत वितरण का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी श्रद्धालुओं को शरबत बांटा जा रहा और साथ ही ये मुहिम जो है वो 12 दिनों से लगातार चल रही है, जिससे श्रद्धालुओं को भी काफी फायदा मिल रहा है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार में धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद में श्रद्धालुओं को शरबत बांटा गया है। बांटने का कार्यक्रम होता है, लगातार 12 दिन होता है। ये कार्यक्रम एकादशी अपना कार्यक्रम सैकड़ों गरीब लोग, तीर्थयात्री, सभी बहुत पीछे हो गई है, सबके गरीब में लोग आ रहे हैं। हम भी एक सेवा करने का कार्य प्रतिदिन आगे भी। खटीमा मेला घाट में 22 पुल गांव में रामधार के मकान में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए एसडीएम और विद्युत विभाग से बातचीत की है और साथ ही आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार का विद्युत कनेक्शन लगाने और देवी आपदा में तत्काल सहायता देने के लिए उप जिलाधिकारी से वार्ता की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को तत्काल भोजन की व्यवस्था करवाई गई, खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। आपको बताते चलें कि लगातार रमेश चंद्र जोशी के परिवार की मदद जो है वो की जा रही। खटीमा मकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद में सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सभी एकजुट हुए और रमेश चंद्र जोशी ने परिवार की मदद जो है वो करने की बात कही है। दरअसल ये पूरा मामला खटीमा का है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भीषण आग के बाद में कुछ भी नहीं बचा। दरअसल सारा सामान जलकर खाक हो गया। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद में लोगों के पास खटीमा मकान में जिसमें आग लगी हुई थी उसके जो लोग हैं वो भी बेघर हो गए, जिसके बाद में लगातार कई तरह की मुहिम जो है वो पीड़ित परिवार से रमेश चंद्र जोशी भी मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कई तरह की आश्वासन भी दिए हैं।
आगामी 14 जून से मुख्यालय पौड़ी के भूम्याल देव कंडोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर स्थानीय लोग अपना अपना सहयोग भी कर रहे हैं। जिसके क्रम में बैजवाड़ी गांव और साथ ही सर्किट हाउस की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए पूर्व सभासद यशोदा नेगी ने बताया कि आगामी 14 जून से 16 जून तक आयोजित होने वाले जा रहे 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पूर्व मंदिर परिसर में सफाई अभियान जो है वो चलाया गया। उन्होंने इस मौके पर भंडारा ग्रहण करने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने के बाद में पत्तल, दोने इत्यादि मंदिर समिति द्वारा बनाए गए निश्चित स्थान पर डालने की अपील की गई, ताकि वार्षिक पूजन के बाद में मंदिर परिसर गंदगी न पसरी हुई रहे। 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान लगातार जारी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद में दोने पत्तल की साफ सफाई जो है वो की गई। दरअसल यहां पर आसपास गंदगी न फैले, जिसको लेकर लगातार कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज हमने कंडोलिया भगवान के स्थान पर सफाई अभियान चलाया और हर वर्ष मेरी महिला शक्ति के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है। इन महिलाओं का मेरे साथ बड़ा ही सहयोग रहता है और मैं आने वाले 16 जून को जो कंडोलिया ठाकुर का भंडारा होने जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाह रही हूँ कि जो भी आप वहाँ पे खाते हैं और वो पत्तल इधर उधर फेंक देते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं या अन्य जो भी चिप्स के रैपर वगैरह जो भी प्लास्टिक है वो फेंक देते हैं। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार दावा करती है। बावजूद इसके अल्मोड़ा के कई पर्यटक स्थलों पर शासन और विभाग ध्यान नहीं है। दरअसल शासन और विभाग की उपेक्षा के कारण अल्मोड़ा का सिमतोला इको पार्क बदहाल हो गया है। करोड़ों की लागत से पर्यटन के लिए डेवलप किए गए सिमतोला इको पार्क में लगाए गए दर्जनों झूले देखकर के अभाव में टूट गए हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद जो झूले हैं वो टूट गए हैं। जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर साहसी एक्टिविटी भी बंद हो गई है, जबकि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र वॉच टावर सहित अन्य स्थान पूरी तरह से खराब होते नजर आ रहे हैं। वन विभाग के आला अधिकारियों का भी कहना है कि सिमतोला इको पार्क में नगर वन योजना के विस्तृत डेवलपमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। ये सिमतोला जो इको पार्क है, इसमें अलग अलग समय पे कार्य कराए गए हैं और जैसा आपने कहा कि इसमें और इन्वेस्टमेंट और कार्य कराने की जरूरत है, तो इसके क्रम में मैं इस प्रभाग से इसको नगर वन योजना जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत एक विस्तृत डेवलपमेंट के लिए इसकी डीपीआर तैयार की गई है, जो उच्च स्तर पे प्रेषित की जा रही है। और यदि ये स्वीकृत हो जाता है तो तुरंत ही आप देखेंगे कि हम जो इको टूरिज्म जो सिमतोला इको पार्क है उसमें काफी कार्य किए जाएंगे और उसको एक अच्छे तरीके से उसको रन किया जाएगा। भीमताल में पार्किंग नहीं होने से यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि मलीताल तिकोनिया से डाट की तरफ से जगह जगह पर बने बोर्ड स्टैंड में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों से आए दिन जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से भीमताल शहर पार्किंग की समस्या झेल रहा है, जबकि पार्किंग के लिए जमीन मिली, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक पार्किंग निर्माण नहीं हो पाया है। आपको बताते चलें कि भीमताल में पार्किंग ना होने से काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे जाम के कारण जो है परेशान हो जाते हैं पर्यटक। प्रशासन की लापरवाही लगातार बनी हुई है, जिससे ट्रैफिक का भी सामना लोगों को करना पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दरअसल जहां जिसका मन करता है वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही अपने वाहनों को दोबारा से निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिससे कई तरह की परेशानियां आए दिन देखने को मिलती हैं। दरअसल जाम से भी लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। प्रशासन जो है इस पर कोई भी कार्रवाई है नहीं कर रहा, जिसके बाद में लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
धरातल पे पार्किंग की कोई मजबूत नींव अभी तक नहीं हुई है कि ये लोग कहाँ पार्किंग बनाएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य स्तर है जो मुख्य केंद्र है भीमताल डांट में है। भीमताल डांट में बहुत आवश्यक है पार्किंग, जिससे यहाँ पर एक दूध वाले से लेकर एक गाड़ी वाला, होटल व्यवसाय, सब लोग पर्यटन पर वो है। और पार्किंग नहीं होने से कम 80% व्यापार यहाँ पर खत्म हो रहा है और पर्यटक आता है और परेशान होकर चले जाता है। और सबसे बड़ी यहाँ पर पार्किंग की परेशानी, अगर पार्किंग जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर का पर्यटन दिन पर दिन गिरते जाएगा। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक तरफ आपने जो नैनीताल को पर्यटकों की गाड़ी जाने से रोक लगाई है, वो सारे पर्यटक भीमताल में आते हैं। आपको पता है भीमताल में आने के बाद यहाँ पे पार्किंग की एक भी सुविधा नहीं है। इंडिविजुअल अभी एक हमारे भाई ने जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से हमने एक इंडिविजुअल पार्किंग करी है, उसमें भी 100-150 की हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इतनी भूमि यहाँ पे पड़ी है, उसको छांट करके इसमें पार्किंग बनाया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ हो। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मानसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 की सड़क सुरक्षा के कार्य पूरे करने में जुट गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में मानसून के समय डेंजर जोन में सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता इंजीनियरिंग प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी के साथ कराए जा रहे हैं और बरसात के मौसम में हाईवे में भूस्खलन और अन्य खतरों को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य के साथ ही तत्काल मानसून में सड़कों की खुलवाया भी जा रहा है और इसके लिए सारे संबंधित कार्य पूरे भी किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में हमारे जुरिसडिक्शन में NH 87 एक्सटेंशन है, जिसपे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे, उस पे परमानेंटली पूरे मानसून पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी ताकि बंद होने की दशा में बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे। इसकी तैयारी हमने कर ली है। कार्य तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा है 0 to 45 और उसकी अनुबंध के अनुसार ही अभी समय सीमा बची हुई है। वो पोस्ट मानसून भी चलेगा, मानसून के दौरान रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ बिटुमिनस वर्क रह जाएगा तो उसे हम पूरा करेंगे। वैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 15 जून से पहले बिटुमिनस वर्क खत्म हो जाए। दून की सड़कों पर अक्सर आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पर कचरा फैला हुआ देखा होगा। खासकर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर के बीच में अक्सर कचरा फैला नजर आता है। अनुमान के अनुसार दून में हर रोज करीब 350 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। छोटे छोटे वाहनों से यह कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। डंपिंग ग्राउंड से शीशम बाड़ा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के टॉप 50 जो शहरों में शामिल होने का दावा कर रहे देहरादून नगर निगम अब तक कचरे के वाहनों को ढकने के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था तक नहीं कर पाया है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार का भी कहना है कि 2 बार ऐसे वाहनों का चालान किया गया है और अब अगर कोई भी शिकायत ऐसी आती है तो उस पर वाहन चालक पर निगम जो है अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। हमारे यहाँ 3 कंपनीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें से 2 कंपनी जिसमें वाटर ग्रेस और इकॉन है, इसमें कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के मध्य कई बार विवाद की स्थिति हुई है। पिछले 6 महीने में लगभग 7 बार इनके आपसी विवाद आए हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निगम की तरफ से इनको लगातार मंथली पेमेंट्स की जा रही हैं। इनके बिल प्रस्तुति के उपरांत वो हम टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी विवाद है कंपनी और उनके कर्मचारियों के मध्य है, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है और उनको कहा गया है कि यदि वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाते हैं तो उनको कार्य से पृथक किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।